हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो इसी उम्मीद के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, दैट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये जो बच्चा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये किस क्लास के बच्चे लोगों को इम्पोर्टेंट होने वाले हैं? तो ये 11th क्लास के बच्चे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, 12th क्लास के बच्चे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, या जो IIT JEE का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होने वाले हैं, या जो नीट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होने वाले हैं, या जो और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है? इस सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है ना? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चूँकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों पार्ट है बच्चों? क्योंकि हम इसके अंतर्गत जो बेसिक यूनिट है मैटर का, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और जब केमिस्ट्री की बातें करते हैं, जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बातें करते हैं तो वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन, बट मेन डेफिनेशन इज दैट इफ यू विल ब्रीफ इन वन वर्ड मीन्स केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल चेंज। और बच्चों जो केमिकल चेंज होता है वो किस लेवल पे होता है? चेंजेज जो होता है बच्चों किस लेवल पे होता है बच्चों? वो एटम लेवल पे होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस बुक को देखते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो वो बच्चे ना यहाँ पे इसको देख कर या तो उसको स्किप कर जाते हैं या इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। क्लियर है? बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अगर आपका कमांड नहीं है तो आप इतना 100% मान लो कि आपका केमिस्ट्री पे कमांड नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों आपके पास अभी टाइम है। अगर पढ़ाई कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को ये सपने को पूरा करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, वरना लूल होकर पढ़ोगे तो लूल ही बने रह जाओगे। क्लियर है ना? इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो जो भी चीज़ें आप पढ़े किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करो। और आपको मालूम नहीं है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि विदाउट अपीयरिंग इन एनी कंपटीशन यू कांट गेट एनी जॉब। क्लियर है? और मैं एक अनदर वर्ड में अगर बोलूँ, बहुत ही रफ वर्ड में, कि तो बच्चों अगर आज के दिन में अगर आप घास काटने वाला भी जॉब निकलेगा ना तो उसके लिए भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। और जब कंपटीशन की जहाँ बात आती है तो बच्चों वहाँ पे जो स्टडी होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसीलिए आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ जल्द से जल्द अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को एक्सलेरेट करो कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक चैप्टर का, एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर पाऊँ। तो मैं उसी उम्मीद से मैं ये कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे कि आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी दूँ और आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा पाऊँ, आपको जनरल लाइफ से कनेक्ट करके मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपके सामने मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, इसको एलोब्रेट कर पाऊँ। ताकि इसीलिए जो साइंस के बच्चे हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करो, वरना यार बीच बीच में पढ़ने से ना बिना कॉन्सेप्ट का, बिना नॉलेज का तो कोई मतलब नहीं है। आप तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो पास कर जाओगे बट हकीकत ये बात है कि आप लाइफ में कहीं सक्सेस नहीं करोगे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बच्चों वहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ हो चुके हैं कि अगर इंडिया में अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ में वैकेंसी अगर 500 की आती है तो आप इतना 100% मान लो कि उसका 10 टाइम्स मीन्स 5000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से ऐसे हैं जो मर कर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप
प्लीज़ स्मिथ में मत रहो कि अभी आप 12th में हो तो फ्यूचर में जाके कुछ कर लोगे। ऑफ कोर्स आप कर लोगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। क्लियर है ना? तो चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो बच्चों आपको अब यहाँ पे हम लोग चलो आ जाते हैं इस टॉपिक पे। बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जाने, अभी तक जो हमारे पास जो एक जनरल जो नॉलेज है एटम के बारे में, क्या है बच्चों कि एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल है। क्लियर है? ये इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर इसके चारों तरफ क्या बच्चों होते हैं बच्चों, ये ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें प्रोटॉन होते हैं जो सेंटर में होता है। और जो बच्चों जो आउटर जो मीन्स ये जो बाहर की जो पार्ट है, इस टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियस से बाहर के जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। न्यूक्लियर पार्ट हम लोग अभी तक ये जानते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग यही सारा चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब ये सब जो बच्चों हैं ना, ये अभी तो देखने में तो इतना आसान लग रहे हैं, बट ये इतने आसान थे नहीं। आज के टाइम में ये सारे का जो डिस्कवर करने में ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स लगे। क्लियर है? तो चूँकि हम एटम की बातें कर रहे हैं तो हम एटम के अंतर्गत आज सारे चीज़ों की बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, और इसमें बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर है ना? ये जो है तो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो हम लोग एक एटम के अंतर्गत, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम लोग एटम का जो एटम किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, हम पहले उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ना इस चैप्टर को देखते ही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत तरह के एटॉमिक मॉडल की बातें की जाती है, बहुत तरह के डिस्कवरी की बातें की जाती है। तो लोग ना, बच्चे क्या करते हैं कि वो किस ईयर में डिस्कवर हुआ, इसका नोमेनक्लेचर किन्होंने किया, तो उसमें फंस जाते हैं और वो जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है आज हम लोग बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया कि एटम जिस चीज़ से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। क्लियर है? तो इस टॉपिक के अंतर्गत, ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और ये टॉपिक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मीन्स वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें बहुत आराम से, बहुत कंसेप्चुअल वे में समझते हुए पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के पढ़ेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर सेकेंड जो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? जब मैं सेकेंड पार्ट में आऊँगा तो मैं आपको लेटर ऑन आई विल डिस्कस ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, जे थॉमसन से एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल, नील बोर से एटॉमिक मॉडल और स्क्रोडिंजर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये सब जितने भी जो मॉडल आए बच्चों, ये जो मैंने आपको 4 से 5 तरह के मॉडल के बारे में बताया, तो ये जितने भी मॉडल आए बच्चों उसके लिए ना साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करने में, डिस्कवर करने में, उसके ऊपर स्टडी करने में ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स लगे। तो आप सोच सकते हो कि जो केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है किस ओवर द पीरियड कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग वो सारे चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ द साइंस, वी आर स्टूडेंट ऑफ द केमिस्ट्री, सो वी मस्ट नो about the discovery of the subatomic particle and in chronological order, and later on we will
विल टॉक अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स। क्लियर है। तो अभी जो बच्चों मेरा ये जो फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो हम लोग बातें करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल पे। क्लियर है। बच्चों आप याद करो, मैंने आपको एक एटॉमिक मॉडल बताया था। वो एटॉमिक मॉडल क्या था बच्चों? वो एटॉमिक मॉडल था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है। तो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कब आया था बच्चों? वो आया था 1808 ईस्वी में आया था। क्लियर है। तो जब उस समय जब जो ये मॉडल आया, तो उस समय डाल्टन साहब ने क्या बोला था? हमारे जो डाल्टन अंकल थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, इसको मैं ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इसको हम फर्दर ब्रेक या फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एटम। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन्होंने बोला कि जब डाल्टन साहब आए 1808 ईस्वी में, कि इन्होंने बच्चों डाल्टन इन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज इंडिविजिबल इन अ मैटर इज कॉल्ड एटम। इन्होंने बोला कि भाई एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और जिस एक मैटर के अंतर्गत वह पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे एटम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेम टाइम में बहुत तरह का रिसर्च चल रहा था। कोई यूरोप में कर रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, इस तरह के, ठीक है ना, कोई यूके में कर रहा है। तो उसी टाइम से सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या बच्चों कि जब रिसर्च चल रहा है, एक साइंटिस्ट का रिसर्च कंप्लीट हुआ, तो इनका जो ड्रॉबैक था, एक साइंटिस्ट का जो ड्रॉबैक रहता है, उसी पे उन्होंने आगे उसको बढ़ाया जाता है, और फिर उसको जब फर्दर जो स्टडी किया जाता है या जो रिसर्च किया जाता है, या जो फर्दर किसी अनदर पार्टिकल का जब डिस्कवरी हो जाता था, तो उसी के बेसिस पे ये इनका लिमिटेशन हो जाता था। जो प्रीवियसली जो हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे डाल्टन साहब थे, डाल्टन साहब ने बोला कि भाई एटम वह पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट बाद में क्या है बच्चों? बाद में देखा गया कि भाई नहीं, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। किस में हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं? मतलब एटम के न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, क्लियर है, एंड एंटी न्यूट्रॉन में, ठीक है, सो ऑन। ऐसे करके देखा गया बच्चों कि देयर आर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी जो करेंटली देयर आर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल, मीन्स एटम को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम उसको 35 सब एटॉमिक पार्टिकल में ब्रेक करेंगे, या इतने 35 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर जो डाल्टन साहब का जो एटम था वो बना है। क्लियर है। बट मेनली इसके अंतर्गत हम लोग मेनली पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्यों? क्योंकि ये तीनों को बोला जाता है बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ एटम। क्लियर है। और बाकी जो अदर्स जो हैं वो उसमें देखा जाएगा कि भाई क्वार्क है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को बनाता है। क्लियर है ना। तो हम लोग अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसका जो डिस्कवरी हुआ, इसका डिस्कवरी किन्होंने किया, इसका नोमेनक्लेचर किन्होंने किया और इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। क्लियर है। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ऑन द
then we'll go for the atomic model that is given that was given by different scientists in different times. ठीक है, सो पहले हम लोग बातें करेंगे किस पे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ, अब मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिए, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसका श्रेय जाता है किनको, जे थॉमसन को। वो कैसे जाता है, जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस समय एक एक्सपेरिमेंट जो बहुत साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि जो गैस का जो कंडक्टेंस है, क्लियर है ना, उस पर बहुत सारे तरह का रिसर्च चल रहा है। तो उसी रिसर्च का एक पार्ट था दैट इज कॉल्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना, ये तो बच्चों कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कि बहुत हार्ड ग्लास ट्यूब होता है। तो इन्होंने जो जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने लगभग 0.5 मीटर का एक ग्लास ट्यूब लिया। तो ग्लास ट्यूब कैसा होता है बच्चों, ये देखो, ये है ग्लास ट्यूब। क्लियर है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम लगा दिया। मैं सारे चीज़ें डिस्कस करूँगा। ये वैक्यूम लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है। क्लियर है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे उन्होंने 2 मेटल्स लिए, एक मेटल 1 एंड मेटल 2। क्लियर है, अब यहाँ से इसको एक्चुअली है, उन्होंने एक डीसी बैटरी लिया जिसका वोल्टेज था कितना बच्चों, 10,000 वोल्ट्स, मतलब बहुत हाई वोल्ट था। ठीक है ना, तो ये हो गया, यहाँ पे है, एक है यहाँ पे इन्होंने लिया। क्लियर है, जो इसका निगेटिव टर्मिनल था और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, बहुत सारे बच्चों को जो मालूम होगा ना। तो निगेटिव टर्मिनल से जिस मेटालिक रॉड को कनेक्ट किया जाता है उसको क्या बच्चे हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जिस मेटालिक रॉड को कनेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। क्लियर है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये कैथोड है और ये एनोड है। क्लियर है ना, अब यहाँ पे अभी दोनों को क्या बोला जाता है बच्चों, इन्हीं दोनों को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्लियर है, तो जिस निगेटिव टर्मिनल से अगर हम किसी भी मेटालिक रॉड को कनेक्ट करें, डीसी बैटरी से के निगेटिव टर्मिनल से जिस मेटालिक रॉड को हम कनेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड बोलेंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल से जिस मेटालिक रॉड को हम कनेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनोड बोलेंगे। क्लियर है, तो उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर उन्होंने गैस लिया। क्लियर है, जब इन्होंने गैस लिया, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और गैस लिया, तो गैस लेने के जो था तो उसका जो इन नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर इन्होंने गैस को भर दिया। तो मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm होता है। तो जब इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड को, एनोड को, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो गैस होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, या इन अनदर वे वी कैन से इट कि जो गैस होते हैं उनका कंडक्टेंस हाई प्रेशर पे बहुत लो होता है। क्लियर है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने इसको वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसको इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, अब वैक्यूम पंप से जैसे ही इन्होंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर से
जो गैस थे उस गैस को जब बाहर निकाला गया तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस के जैसा होते गया, मतलब बहुत कम गैस बचे, जो गैस के जो बहुत कम पार्टिकल थे। तो देखिए तो यहाँ पे इन्होंने देखा, जब से फर्स्ट टाइम उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था 1 ATM पे। फिर जब सेकेंड टाइम उन्होंने जब इसके अंदर से गैस निकाल दिया तो यहाँ पर उन्होंने प्रेशर कितना कर दिया भैया 10⁻² ATM मीन्स 0.0 ATM मीन्स 100 टाइम्स जो अर्लियर था, जो स्टेप 1 में था उससे 100 टाइम्स कम गैस हो गया। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि भाई जैसे ही हमने प्रेशर कम किया तो यहाँ पे कोई चीज़ लाइटनिंग कर रहा है, मीन्स देयर इज समथिंग इज फ्लोइंग। क्लियर है ना? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम लोगों ने गैस को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप और हम लोगों ने जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंतर्गत जैसे ही प्रेशर को कम किया गया तो यहाँ पे लाइटनिंग मतलब हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ ग्लो कर रहा है। तो इससे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ चीज़ तो ग्लो कर रहा है। क्लियर है? तीसरा में तो यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे वो इंश्योर हो गए कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्लियर है? फिर थर्ड में क्या उन्होंने किया कि गैस को और कम कर दिया और जो प्रेशर था बच्चों कितना कर दिया 10⁻⁴ ATM। अब फर्स्ट पॉइंट में तो इनको मालूम चल गया कि भाई यहाँ से कोई चीज़ फ्लो कर रहा है जो लाइटनिंग कर रहा है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बच्चों कि यहाँ पे ये देखो ये जो है यहाँ पे इन्होंने जिंक सल्फाइड का ZnS का एक कोटेड स्क्रीन लगा दिया। क्लियर है? तो जैसे ही 10⁻⁴ ATM मीन्स 0.0001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया गया इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो उन्होंने देखा कि भाई लाइटनिंग तो हो नहीं रहा है, बट ये जो एनोड है, ये जो समथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो ये जो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ग्लास ट्यूब का जो एंड पॉइंट है, जो एनोड का जो पीछे का जो पॉइंट है वहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है? वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है मीन्स यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था उसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने यहाँ पे जो एनोड लगाया वो परफोरेटेड एनोड था, इस तरह से एनोड था मीन्स उसके अंदर छेद थे, उसके अंदर से कोई भी चीज़ें मैंने फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इससे पता चला कि भाई यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जब स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक लाइट फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे ZnS जिंक सल्फाइड का जो कोटेड स्क्रीन है उस पर समथिंग फ्लोरेसेंट लाइट। क्लियर है? तो इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। अभी इन्होंने तो यहाँ से पता कर लिया, अब इनको तो ये कंफर्म हो गया कि भाई जब हम ऐसा सिस्टम को अरेंज किया तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से कोई ना कोई चीज़ यहाँ से इस कैथोड से इस एनोड तक फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे इन्होंने जो रे निकल रहा था उसको इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, कैथोड रे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? क्लियर? अब यहाँ तक तो इन्होंने ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अच्छा यहाँ से तो एक रे निकल रहा है कैथोड से, जो एनोड को क्रॉस करते हुए, परफोरेटेड एनोड को क्रॉस करते हुए जिंक सल्फाइड का जो कोटेड स्क्रीन है जो ग्लास ट्यूब पे लगा हुआ है उस पे स्ट्राइक कर रहा है और वहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइट क्रिएट कर रहा है। ये तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब जब यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो और अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर हम एलोबरेट करते हैं या फर्दर उसको आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने देखा कि भाई जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू है, क्लियर? अब देखो जैसे ये हो गया, अब हम लोगों ने तो यहाँ तो समझ लिया, अब ये सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो जैसे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि भाई जो ये रे जा रहा था, ऐसे रे जा रहा था, ऐसे रे जा रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, और यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड को की तरफ लगाएगा तो यहाँ पे देखा गया क्या कि भाई ये जो है जो रे है वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मान के लो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव साइड है उस साइड में ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकलना कि भाई जो कैथोड रे है या जो कैथोड से जो रे निकल रहा है हैविंग नेचर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है, मीन्स तभी तो ये भाई पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स सेम कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर और सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। तो अब हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने क्या देखा बच्चों कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मीन्स यहाँ पे एस है यहाँ पे एन है, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया तो यहाँ से ये भी फिर किधर जो नॉर्थ साइड होता है वो पॉजिटिव होता है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको तो समझ में आ गया कि भाई जो रे निकल रहा है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। क्लियर है ना। अब इनको देखना है बच्चों, अब इसी के अंदर इन्होंने क्या किया कि जैसे है, अब इन्होंने फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किया ये देखा कि एक बच्चों यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक पैडल लगा दिया। क्लियर है। तो जब ये पैडल लगाया गया, जब ये रे फ्लो कर रहा है तो ये पैडल क्या करने लगा बच्चों, रिवॉल्व करने लगा। तो रिवॉल्व कब होता है बच्चों, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो जब फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे मास एंट्री कर चुका है, इसको अगर रिवॉल्व कर रहा है मीन्स फोर्स लगा रहा है मीन्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मास का एंट्री हो चुका है। तो इससे इन्होंने बोला बच्चों कि अगर जहाँ मास आ गया तो फिर बच्चों क्या हो गया, ये मैटर हो गया। और जब मैटर हुआ तो बच्चों क्या इन्होंने बोला कि एक ऐसा निगेटिवली, अब ये दोनों पॉइंट को लेकर इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक ऐसा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। क्लियर है। तो इन्होंने इसको क्या बोला बच्चों, इन्होंने इसको बोला कि दैट इज कॉल्ड कैथोड रे हैविंग मास एंड निगेटिवली चार्ज। ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था जे थॉमसन साहब ने। तो इस तरह से इन्होंने तो बोल दिया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्कवरी हो चुका है। ठीक है ना। तो इसका जो डिस्कवरी हुआ बच्चों, ये कब हुआ था बच्चों, 1897 मीन्स 1897 ईस्वी में इसका डिस्कवरी हुआ। इसी को कैथोड रे हैविंग मास एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसी का जो नोमेनक्लेचर था, जो पार्टिकल था, इसका स्टोनी साहब, एक जो अलग साइंटिस्ट थे स्टोनी साहब, उन्होंने इसका नोमेनक्लेचर किया ना, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब सोचो कि डाल्टन साहब ने 1808 ईस्वी में दिया और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ बच्चों, 1897 ईस्वी में। तो सोचो एक स्फीयर पार्टिकल से, और इसके पहले बच्चों जो गोल्डनस्टीन साहब थे उन्होंने 1886 में प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया था, जिसका नोमेनक्लेचर रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन सामने। तो आप सोचो कि पहले प्रोटॉन का, तो सोचो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स लग गए और 80 ईयर्स लग गए हमको ये समझने में के लिए कि भाई एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो आप सोचो कि आज जितना इजी वे में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पुराने टाइम में, आज के 200 साल पहले कितना टफ रहा होगा उस टाइम के स्टूडेंट के लिए, उस टाइम के जो रिसर्चर थे, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ना, कि जिन्होंने इतने आसानी से हम लोगों को, आज हम लोगों के पास बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, जिससे आज हम मॉडर्न टाइम में उस केमिस्ट्री के बारे में हम
पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे तो कल जो बच्चों में हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा हम उसमें पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नेचर देखेंगे कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या जो प्रॉपर्टी होता है कैथोड का क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, क्लियर है? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। तो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास 1 by 1 एंड लेटर ऑन देन वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो हम ये सारी चीज़ें चर्चाएँ करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अब आप अगर अपने बुक खोलेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए एंड फर्दर इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस लेटर ऑन ऑल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।